जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा यानी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय के बोर्ड द्वारा जारी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर की जानकारी लेकर आए हैं। यह जो आदर्श उत्तर हैं यह आपको संतुलित उत्तर लिखने में निश्चित ही मदद करेंगे, तो वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि कुल 32 अंकों के होते हैं। देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए से संबंधित है, अतः यहाँ सही उत्तर है अ, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का और उपभोक्ता की बचत का। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे द उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो इसका सही उत्तर है द क्रमवाचक उपयोगिता पर। चौथा, कीमत अनुपात Px/Py का ढाल सूचित करता है अ बजट रेखा, ब बजट सेट, स कीमत रेखा। यहाँ पर सही उत्तर है द अ और स दोनों। पांचवा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता, यहाँ पर सही ऑप्शन है स स्थिर हो जाती है। छठवां, श्रम उदाहरण है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ब परिवर्तनशील साधनों का। सातवां, उचित विकल्प चुनिए लाभ बराबर, तो यहाँ पर सही उत्तर है अ आगम ऋण लागत। ये पहले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है। दूसरा, पूर्ति की लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो यहाँ पर हम खालिस्तान में लिखेंगे कीमत। तीसरा, खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से है, यहाँ हम लिखेंगे साम्य। चौथा, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, यहाँ हम लिखेंगे औसत लागत। पांचवा, औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान आकृति का होता है, यू आकृति का। और छठवां, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान होती है, यहाँ लिखेंगे कीमत स्वीकारक। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है साधन की मांग, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा के 6वें पॉइंट से व्युत्पन्न मांग से। दूसरा, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 7वां शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, चूंकि यंत्र अंतिम वस्तुएं होते हैं इसलिए इसकी जोड़ी अंतिम वस्तुओं से। चौथा, बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, लकड़ी मध्यवर्ती वस्तु। पांचवा, बचत की जोड़ी नंबर 1 रिसाव से। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जोड़ी नंबर 5 मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, सत्य कथन है। दूसरा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य है। तीसरा, भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, असत्य है। चौथा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, सत्य। पांचवा, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, असत्य। छठवां, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, सत्य। सातवां, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, असत्य। ये प्रश्न का इंग्लिश वर्जन। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे बचत फलन। दूसरा, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो उत्तर में हम लिखेंगे 1 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं APC धन APS बराबर 1। तीसरा, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, उत्तर है प्रत्यक्ष कर।
चौथा, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियां। पांचवा, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान। छठवां, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे दृश्य एवं अदृश्य वस्तु एवं सेवाएं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि प्रत्येक 2-2 अंक के हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आंसर हम आपको बता रहे हैं यह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षकों को उपलब्ध कराए जाने वाले आदर्श उत्तरों से लिए गए हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, मांग का अर्थ लिखिए। मांग का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि के लिए बाजार से क्रय की गई वस्तु की मात्रा को मांग कहते हैं। बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर में उपभोक्ता अपनी आय को उपयोगिता के अनुरूप खर्च करके जो वस्तुएं बाजार से क्रय करता है वह मांग कहलाती है। अथवा में प्रश्न है, मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन का अनुपात मांग की लोच कहलाता है। बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर में मांग की लोच कीमत के परिवर्तन से होने वाला स्तर है। कीमत के कम होने से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, यही अर्थशास्त्र में मांग की लोच कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7, उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए अथवा ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। कोई 2 साधन लिखने पर आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गतों में समानुपाती वृद्धि कम होती है। अर्थात आगतों में अगर 50% वृद्धि की गई है और निर्गतों में 50% से कम वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, संप्राप्ति का अर्थ लिखिए अथवा सामान्य लाभ का अर्थ लिखिए। तो संप्राप्ति का अर्थ हम लिखेंगे एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके जो आय अर्जित करती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। अथवा सामान्य लाभ, लाभ का न्यूनतम स्तर जो फर्म को व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सामान्य लाभ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए अथवा आर्थिक एजेंट को समझाइए। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों, विकासशील, विकसित, पूंजीवादी, निजी सभी का अध्ययन किया जाता है। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, वह व्यक्ति व संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। वह उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, सरकार, निगम या बैंक भी हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उपभोग वस्तुओं को समझाइए अथवा पूंजीगत वस्तुओं को समझाइए। तो उत्तर है उपभोग वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली खाद्यान्न वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे कपड़े, किताब कॉपी, दवाई, मनोरंजन आदि। पूंजीगत वस्तुएं कार, एसी, कंप्यूटर, मशीनरी आदि अन्य टिकाऊ वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं जो उत्पादन में काम आती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए अथवा मुद्रा की पूर्ति का अर्थ लिखिए। मुद्रा की मांग साधारण जीवन यापन से लेकर अर्थव्यवस्था के सभी सौदों के लिए की जाती है। बैंक जमाएं, नगद करेंसी तथा अन्य सारी आर्थिक गतिविधियां मुद्रा की मांग का निर्धारण करती हैं। मुद्रा की पूर्ति से आशय है अर्थव्यवस्था से मुद्रा के चलन में नकदी, बैंक जमाएं, ऋण सुविधाएं, अतिरिक्त कोषों के बीच मध्यस्थता आदि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, विमुद्रीकरण को समझाइए अथवा सट्टा उद्देश्य को समझाइए। विमुद्रीकरण के अंतर्गत हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद को तथा जाली मुद्रा को रोकने के लिए सरकार या तो नोट बंद कर देती है या उनके स्थान पर दूसरे नोट चला देती है या फिर ऑनलाइन तथा एटीएम आदि का उपयोग करती है। ये मॉडल आंसर में दिया हुआ उत्तर है। जैसे 500 और 1000 के स्थान पर 2000 का नोट चला और अब उसे भी बंद कर दिया गया है। सट्टा उद्देश्य के उत्तर में हम लिखें भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंध पत्रों, मुद्रा का एकल कोटि बंध पत्र बनाकर जब सरकार वायदा पत्रों या साख पत्रों को चलन में लाती है तो उसे सट्टा उद्देश्य कहते हैं। व्यापारिक सट्टा भी मुद्रा के नकद रूप को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 13, समग्र मांग क्या है अथवा समग्र पूर्ति क्या है। उत्तर है अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मांग को ही समग्र मांग कहा जाता है। उपयोग और निवेश में परिवर्तन का समग्र मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है
तथा इसका संबंध वस्तु की कीमत से होता है। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है बाजार में पाई जाने वाली समस्त पूर्ति सारे उपभोक्ताओं की बाजार तालिकाएं मिलाकर समग्र पूर्ति को निर्धारित करती हैं। निवेश, बचत तथा ब्याज की दर से समग्र पूर्ति प्रभावित होती है। प्रश्न क्रमांक 14, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का अर्थ लिखिए अथवा औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है। इसे S से प्रदर्शित किया जाता है और 1 - C के बराबर होता है। इसका निहितार्थ है S धन C बराबर 1। S यहाँ पर बचत है और C यानी उपभोग है। औसत उपभोग प्रवृत्ति यह प्रति इकाई उपभोग है अर्थात C/Y। ये व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। खरीदने की क्षमता कीमत से निर्धारित होती है। इन सभी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 15, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए अथवा राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए। सरकारी बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा जिसे वार्षिक वित्तीय ब्यौरा भी कहते हैं, इसी को सरकारी बजट कहते हैं। इसको संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। इसका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, ऋण, ब्याज अदायगी तथा अनुदान से होता है। प्रश्न क्रमांक 16, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है अथवा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं। मॉडल आंसर के अनुसार जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी वहां रहे व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए तथा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सही निर्णय लिया जाना ही सीमांत उत्पादन संभावना कहलाती है। अथवा में जो प्रश्न है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने की विधियों का समाधान प्रस्तुत करना ही सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए अथवा फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहां होता है जहां एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति वक्रों के परस्पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होती है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहां श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम ये वक्र भी बना सकते हैं, ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र, दोनों का संतुलन यहाँ दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 18, प्रभावी मांग क्या है अथवा मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु के स्तर के निर्धारण के लिए अल्पकाल में समस्त मांग एक नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को तथा इस कीमत पर समस्त पूर्ति को पूर्णतः लोचदार मान लेते हैं। इन परिस्थितियों में समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर ही निर्धारित होता है। इसे ही प्रभावी मांग कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इससे बचत में या तो कमी आएगी या अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है अथवा विनिमय दर के निर्धारण के कोई 3 बिंदु लिखिए। तो उत्तर है खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है क्योंकि घरेलू मांग का एक हिस्सा विदेशी वस्तुओं के लिए होता है। स्वायत्त मांग में वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्गत के कम वृद्धि होती है। इसमें व्यापार शेष में भी गिरावट आती है। विद्यार्थियों, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल आंसर में दिया हुआ उत्तर है। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है विनिमय दर वैसे तो बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।
इसके 3 बिंदु हैं, सट्टा बाजार, ब्याज की दरें, आय और विनिमय दर। प्रश्न क्रमांक 20, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 4 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घटकर 20 इकाइयां हो जाती है, तो कीमत लोच की गणना कीजिए। देखिए, वस्तु की कीमत पहले 4 रुपए है और बाद में कीमत 5 रुपए हो जाती है, अर्थात कीमत में वृद्धि 1 रुपए की हुई है। इसे हम प्रतिशत वृद्धि के रूप में देखें तो ये 25% है। इसी तरह मांग में कमी, पहले मांग 25 इकाइयों की थी, बाद में मांग 20 इकाइयों की है, तो मांग में कमी हुई 5 इकाइयों की, अर्थात प्रतिशत कमी जो हुई ये 20% हुई। तो ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको हल करने पर यह आता है 0.8, जो कि 1 से कम है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वस्तु की मांग कैसी है, बेलोचदार है। अथवा में प्रश्न है, एक ऐसे बाजार को लीजिए जहाँ केवल 2 उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये तालिका दी हुई है, कीमत P से प्रदर्शित की गई है। D1 उपभोक्ता D1 की मांग है और D2 दूसरे उपभोक्ता की मांग है। कीमत 1 रुपये होने पर D1 द्वारा 9 इकाइयों की तथा D2 द्वारा 24 इकाइयों की मांग की जाती है। इसी तरह जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, मांग में कमी आती चली जाती है। वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना कीजिए। तो विद्यार्थियों, बाजार मांग की गणना के लिए बाजार में जितने उपभोक्ता होते हैं सभी उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली मांग को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। रुपये होने पर D1 की मांग 9 है और D2 की मांग 24 है, दोनों को जोड़कर 33। इसी तरह 2 रुपये कीमत होने पर D1 द्वारा 8 इकाइयों की मांग की जाती है, D2 द्वारा 20 इकाइयों की, इस तरह इसको जोड़ दिया 28। इस तरह से ये जो चौथा कॉलम है यहाँ पर विभिन्न कीमतों पर बाजार मांग को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 21, मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन है Q बराबर 5L की घात 1/2 और K की घात 1/2। आगे प्रश्न है, निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है 100 इकाइयां L तथा 100 इकाइयां K द्वारा। तो विद्यार्थियों यहाँ देखें, L का मतलब श्रम और K का मतलब है यहाँ पूंजी। तो यहाँ पर जो उत्पादन फलन है, इस L के स्थान पर हम 100 रख देंगे, K के स्थान पर भी 100 रख देंगे, और यहाँ पर जो घात 1/2 है इसका अर्थ है वर्गमूल। L का मान 100 की घात 1/2 और K का मान 100 की घात 1/2। घात 1/2 से 100 का वर्गमूल यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर भी 100 का वर्गमूल 10 आ गया, इनका आपस में गुणा कर दिए, यानी अधिकतम संभावित निर्गत होगा 500 इकाई। इसी तरह जो अथवा में प्रश्न है, मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन है Q बराबर 2L का वर्ग K का वर्ग। यहाँ पर ये सूत्र थोड़ा स्पष्ट कर दिया है। अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयां L तथा 2 इकाइयां K द्वारा। इसी के अंतर्गत दूसरा है, अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई L तथा 10 इकाई K द्वारा। तो दोनों ही परिस्थिति में हम उत्पादन की मात्रा या निर्गत की मात्रा ज्ञात करते हैं। Q बराबर 2L का वर्ग K का वर्ग। L का मान 5 तथा K का मान 2 लेने पर 2 गुणा 5 का वर्ग 2 का वर्ग। इस तरह से 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, इनका आपस में गुणा किया तो 25 चौके 100 दूनी 200 इकाई। दूसरी स्थिति में देखें, L बराबर 0 और K बराबर 10। तो Q बराबर 2 गुणा L के स्थान पर 0 है तो 0 का वर्ग और K के स्थान पर 10 है तो 10 का वर्ग। तो 0 का वर्ग 0 ही होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। यहाँ पर इनका आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल होगा वह होगा 0 इकाई। प्रश्न क्रमांक 22, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए, अथवा लाभ अधिकतमीकरण किसे कहते हैं, इसकी 3 शर्तों को लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है, पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले 4 तत्व हैं प्रौद्योगिकी प्रगति, आगम की कीमतें, तीसरा वस्तु की मांग, चौथा उत्पादन के साधनों की उपलब्धता। तो विद्यार्थियों, चूंकि 4 अंक का प्रश्न है इसलिए इन चारों पॉइंट का आपको थोड़ा वर्णन भी करना होगा। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के बीच अधिकतम अंतर को लाभ अधिकतमीकरण कहते हैं, इसकी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, कीमत P1 सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरा, Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। और तीसरा, फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक हो। प्रश्न है, चूंकि यह 4 अंक का प्रश्न है इसलिए
इन तीनों पॉइंट का आपको थोड़ा वर्णन भी करना होगा। प्रश्न क्रमांक 23, मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, मुद्रा के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, तीसरा मूल्य संचय का आधार और चौथा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। चारों पॉइंट का आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 4 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर कम से कम 120 शब्दों में आपको लिखना है। अथवा में जो प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपकरण निम्न हैं। नंबर 1, बैंक दर की नीति, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा नगद कोष अनुपात और चौथा नैतिक दबाव। तो इन चारों पॉइंट का भी आपको वर्णन करना है, तब आपको 4 अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हायर सेकेंडरी परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र और बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर की जानकारी जो आज की इस वीडियो में हमने दी, निश्चित ही आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।